हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी मेंबर्स। डेट है आज 17/3। एक बेहद इंपॉर्टेंट सेशन, मंडे का दिन है और मार्केट के अंदर जो फॉल है वो उतना स्टीप नहीं रह गया है, पर जो गिरावट है वो अभी टर्न अराउंड में नहीं बदली है। और जो आज का सेशन है ये बहुत मज़ेदार होगा। एक छोटी सी स्टडी आपके साथ में शेयर करेंगे जिसमें तीन चीज़ें एक साथ एक के बाद एक आएंगी, और ये वो पर्टिकुलर टाइम है जब मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं उनको अपनी जो गलतियां हैं उनसे सीख लेनी चाहिए, अपनी भी और दूसरों से भी। बड़ा मज़ेदार सेशन होगा, 10-15 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। खास करके वो लोग जो रेगुलर व्यूअर्स हैं हमारे, बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा आज के सेशन में। आमतौर पर क्या होता है मार्केट में कि जब हम अच्छी मार्केट में होते हैं, जब सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा होता है, उस समय हम लोगों को लगता है कि जो भी हमारे विनर्स हैं, वो कंपनियां जो मल्टी बैगर होती हैं, उन कंपनियों में जो रिटर्न बन रहा है उसमें हमारी अपनी काबिलियत ज़्यादा है कि हमने मेहनत से कंपनियां ढूंढी, फंडामेंटल्स ढूंढे, अच्छे मिले और उसके बाद उसमें रिटर्न हम लोगों को मिलने लगा। पर वही मार्केट जब थोड़ी सी वीक होती है, जो आज के इस समय की मार्केट है, तब सेम उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो भी आपके रिटर्न नहीं बनते। और यही मार्केट हमें हम्बल करती है। इसे इररेशनैलिटी ऑफ मार्केट कहते हैं। देखिए, बड़ी अच्छी एक न्यूज़ आई है और वो है सौरभ मुखरेजा सर की तरफ से। ये एक फंड चलाते हैं और इनका एक बहुत बढ़िया फेमस एक कोट हुआ करता था कि आप अगर किसी भी कंपनी को किसी भी भाव पे खरीदिए, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर क्वालिटी की कंपनी है और आप उसे चाहे जितने हाई वैल्यूएशन पे खरीदिए तो भी आपका पैसा बनेगा। और ये बाकायदा एक अच्छा खासा बड़ा फंड हाउस चलाते हैं, ठीक है ना, मतलब बड़ा फंड चलाते हैं। और हुआ ये कि जो मार्केट के अंदर अभी क्रैश आया, इसमें जो इनका फंड है वो तकरीबन 60% के करीब नीचे चला गया, ठीक है। मार्सिलस चलाते हैं ये, आप सभी को पता होगा इसके बारे में। तब इन्होंने कहा कि ये मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी गलती है। असल में अगर कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ख़राब है तो कंपनी में मुनाफा कमाने के चांसेस कम हो जाते हैं। मुझे ये चीज़ पहले से समझनी चाहिए थी। नाउ ये चीज़ हमने आपके साथ में शेयर क्यों करी? बिकॉज जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब भाग रहा होता है मार्केट के अंदर, तब हम लोग को जो मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में समझ नहीं आती। और यही गलती आज के समय में ओला इलेक्ट्रिक के साथ में हो रही है। ये एक पर्टिकुलर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक जिसके साथ में ये हो रही है, ठीक। क्या है? सिंपल सी कहानी है। आप में से वो लोग जो इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, फंडामेंटल्स के ये छोटे से सेशंस अगर आप सीखना चाहते हैं, तो ये जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा। ओला पे आए, इससे पहले हम लोग जेंसॉल पे आते हैं, ठीक है। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि जेंसॉल के अंदर गिरावट जो है ये बहुत शानदार, बहुत ज़्यादा गहरा रही है। पर अगर आप जेंसॉल के फंडामेंटल्स देखिए तो आपको इसके अंदर जो सिग्नल है वो आपको सबसे पहले दिखाई दे जाएगा। कैसे? जो ये फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज हम लोग चला रहे थे, इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट था जहां पे हमने कहा था कि रेड फ्लैग्स कौन कौन से होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। और उन रेड फ्लैग्स में से एक होता है कि जब कैश रिजर्व को हम लोग बोरोइंग के साथ में कंपेयर करते हैं। बोरोइंग का मतलब है कि कंपनी में जो डेट है, जो उधार है, अगर वो एक सीमा के पार निकल गया तो वो कंपनी के लिए खतरे की घंटी होती है। अब वो सीमा क्या है? अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको कंपेयर करते हैं। बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग आपको डेट टू इक्विटी कंपेयर करते हुए दिखेंगे। हम लोग कहते हैं डेट टू इक्विटी नहीं कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करेंगे कंपनी के कैश रिजर्व से कंपनी की बोरोइंग्स को, डेट को। अगर कंपनी के कैश रिजर्व की तुलना में कंपनी की बोरोइंग्स अगर डबल हो गई है, यानी कि आपका उधार दुगना है और आपका जो कैश रिजर्व, आपकी जेब में जो पैसा है वो अगर आधा है, तो यहां पे आपको घबराने की जरूरत है। और ये चीज जेंसॉल के अंदर मार्च 2022 में आ गई थी, ठीक है। इसके बाद मार्च 23 में आप देखिए ये चीज बहुत बुरी तरीके से लगभग 3 गुना हो गया। कैश रिजर्व की तुलना में जो बोरोइंग है वो 3 गुना हो गया। खैर, मार्च 24 में तो इसने बिल्कुल हद ही खत्म कर दी थी। और जब भी कभी भी आपको इस तरीके की सिचुएशन दिखती है, डेट अगर कभी भी कंपनी में बहुत हद तक आगे चला गया, तो फिर आपको दो खराब क्वार्टर्स की जरूरत है। उसके बाद कंपनी की हालत वही हो जाएगी जो जेंसॉल की हुई। क्या ओला इलेक्ट्रिक के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है? क्या फंडामेंटल्स में ओला इलेक्ट्रिक के साथ में ऐसा कुछ है? बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल छोटा सा सेशन, मतलब जो टू द पॉइंट कोर डिस्कशन होता है ना बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को लेके, आपको उसी में क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। नाउ 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। पहली बात तो ये कि कंपनी जो मार्केट कैप है वो बहुत बड़ा है। बाकी का डेटा आपको यहां मिलेगा नहीं। क्यों? डेटा यहां क्यों नहीं मिलेगा? कोई आंसर दे सकता है कमेंट बॉक्स में? कोई बता सकता है कि डेटा यहां क्यों नहीं मिलेगा? चलिए नीचे आते हैं, सीधा सीधा एक काम करते हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे आते हैं। क्यों? मेन चीज ये है कि कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाती है तभी उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। तो कंपनी का टॉप लाइन 300 करोड़, 400 करोड़, देन वहां से 2,500 करोड़, फिर 5,000 करोड़, फिर 5,500 करोड़।
तो कंपनी का धंधा कॉन्टिन्यूसली आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। क्लियर है? मार्जिन्स कंपनी के नेगेटिव में है और बॉटम लाइन कंपनी का नेगेटिव में है। यानी आप 2,500 करोड़ का धंधा कर रहे हैं, आप 1,400 करोड़ रुपए का घाटा कर रहे हैं। आप 5,000 करोड़ का धंधा कर रहे हैं, आप 1,500 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं। आप 5,000 करोड़ का धंधा कर रहे हैं, आप 1,800 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि ये कंपनी अभी तक मुनाफे में नहीं आई है। ठीक है, कंपनी के पास किसी तरह का कोई मुनाफा नहीं है, ना ही ईयरली बेसिस पे और ना ही क्वार्टरली बेसिस पे। कंपनी में कोई मुनाफा नहीं है किसी भी तरह का। कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। और ये चीज़ जब आप इस कंपनी की बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं तो आपको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ देखने को मिलती है। कंपनी के पास कैश रिजर्व 2,100 करोड़ का है। ये कैश रिजर्व कहाँ से आया है? ये कैश रिजर्व आया है जब इस बार इन्होंने मार्केट में अपना आईपीओ लेके आए हैं, तब उससे जो पैसा मिला है वो कंपनी के पास कैश रिजर्व की तुलना में है, कैश रिजर्व के फॉर्म में है। वरना इससे पहले कंपनी के पास कैश रिजर्व ये इनिशियल स्टेज का था, उसके बाद कंपनी का कैश रिजर्व माइनस में चला गया था, नेगेटिव में। और कंपनी के पास जो बोरोइंग्स है ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है। दो बड़े रेड फ्लैग हैं कंपनी में। इसके साथ एक बड़ी मज़ेदार चीज़ और भी है, और वो है ओला इलेक्ट्रिक के बारे में इन्फॉर्मेशन। आपको पता होगा लेटेस्ट इन्होंने लगभग 1,000 एम्प्लॉयज़ को फायर किया है, 1,500 एम्प्लॉयज़ का इनका और एक प्लान था फायर करने के लिए। अब एक बात समझिए, कोई कंपनी एम्प्लॉयज़ को कब निकालती है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कोई कंपनी अपने यहाँ से 1,000 एम्प्लॉयज़ को कब निकालती है? अगर कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा होगा तो क्या वो एम्प्लॉयज़ को निकालेगी? नहीं। कंपनी कॉस्ट कटिंग कब करती है? एम्प्लॉयज़ को कब निकालती है? जब उसका अपना धंधा ही नहीं बढ़ रहा होता है और उसको समहाउ अपनी कॉस्ट कटिंग करनी है, अपने जो खर्चे हैं उनको कम करना है। तो अगर कंपनी का धंधा नहीं बढ़ रहा है और कंपनी अपने यहाँ से एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है तो ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है कंपनी के लिए? ये कंपनी के लिए है बुरी खबर। और अब इसमें एक चीज़ और देखिए, और वो है ओला इलेक्ट्रिक का चार्ट। कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड। आईपीओ आने के बाद में कंपनी एकदम से भागी 151 पे और वहाँ से एक तरफा लगातार नीचे गिर रही है। और एक कॉन्सेप्ट है जो टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्या है? डाउन ट्रेंड के स्टॉक में आने वाला उछाल कौन सी अपॉर्चुनिटी होती है? खरीदने की या बेचने की? बेचने की अपॉर्चुनिटी होती है। तो डाउन ट्रेंड के स्टॉक में अगर कोई उछाल आता है तो कभी भी खरीदने की गलती मत करिए, वो बेचने की अपॉर्चुनिटी है और कॉन्टिन्यूसली स्टॉक नीचे गिर रहा है। मज़ेदार चीज़ है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कंपनी के फंडामेंटल से भी दिखता है और कंपनी के चार्ट्स या टेक्निकल से भी दिखता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या जितनी भी आप मार्केट के अंदर एनालिसिस करें, आप खूब अच्छी तरीके से कंपनीज़ को पढ़ें, बढ़िया फंडामेंटल एनालिसिस करें, चार्ट्स अच्छे से पढ़ें, क्या उसके बावजूद मार्केट के अंदर प्रॉफिट की मतलब मुनाफे की गारंटी होती है? आंसर है नहीं। गारंटी कभी भी नहीं होती है मुनाफे की। और इसीलिए जो पोर्टफोलियो होता है उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। मतलब आप अप्रॉक्सीमेटली 5-6 स्टॉक से शुरू करके और पोर्टफोलियो के अंदर 20 के करीब स्टॉक्स रखते हैं। पर इससे होता क्या है कि जो कचरा स्टॉक है उससे हम लोग बच जाते हैं। हम करते क्या है बेसिकली मार्केट के अंदर? रिस्क मिनिमाइज करते हैं। बिना पढ़े, बिना कंपनी को जाने, बिना उसका बिजनेस मॉडल जाने, बिना उसका डेटा एनालिसिस किए हुए अगर हम कंपनी खरीदते हैं तो हम रिस्क को बढ़ा रहे हैं। हम जैसे जैसे कंपनीज़ को पढ़ते जाते हैं, उसके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो रिस्क है वो मिनिमाइज़ होता रहता है। ज़्यादा नॉलेज से रिस्क मिनिमाइज़ होता है। ठीक। और इसीलिए इस तरह की मार्केट जो आजकल इस समय की मार्केट चल रही है, इसमें आप देखिए कि बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स हैं वो तक अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनसे क्या क्या गलतियां हो रही हैं। इसीलिए मार्केट में कोई भी धुरंधर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जिससे कभी कोई गलती नहीं होगी। इसलिए मार्केट हमेशा इंसान को हम्बल बनाए रखती है। पढ़ते रहना, लगातार सीखते रहना, अपनी गलतियों को सुधारते रहना, यही इकलौता मार्केट के अंदर कॉन्सेप्ट है या एक फॉर्मूला है जिससे हम लंबे समय में मार्केट में बड़ा पैसा कमा सकते हैं। ये मार्केट इस समय किसी भी तरह की खरीदारी करने वाली मार्केट नहीं है। एक चीज़ समझिएगा। क्यों? निफ्टी के इस चार्ट को ध्यान से देखिए। लोअर लोज लोअर हाई कॉन्टिन्यूसली दिखाई दे रहा है ना? इसको देखिएगा, इस पैटर्न को ध्यान से देखिए। लोअर लो, ये लोअर हाई है। ठीक। नेक्स्ट लो, लोअर लो बन रहा है, ये लोअर हाई है। नेक्स्ट लो, लोअर लो, और ये लोअर हाई। अभी जो मेजर सपोर्ट निफ्टी के पास में पड़ा हुआ है वो है 22,100 का। ये 22,100 का लोअर सपोर्ट निफ्टी का टूटेगा कब? ये टूटेगा जब बैंक निफ्टी टूटेगा, और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने टूटने की कगार पे है। क्यों? ये पर्टिकुलर कंसोलिडेशन जोन है, ये स्टेज 4 है,
और अब इस स्टेज 4 को थोड़ा और क्लोजली देखिए। ये स्टेज 4 अपने आप में एक लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, ठीक है। ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है। नेक्स्ट लोअर लोज जैसे टूटता है पर्टिकुलर ये जोन 47,800 का, बैंक निफ्टी बुरी तरीके से गिरेगा, तकरीबन 3,000 पॉइंट के करीब नेक्स्ट बैंक निफ्टी में सपोर्ट है। और जब बैंक निफ्टी के अंदर इतना फॉल आएगा तो फिर निफ्टी के अंदर भी फॉल आएगा, अनटिल अनलेस हम लोगों को इंटरनेशनल मार्केट से कोई बहुत अच्छी खबर देखने को ना मिले। और जब आप इंटरनेशनल मार्केट या मैक्रो इकोनॉमिक डेटा थोड़ा सा ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा मेटल्स के ऊपर थोड़ा सा आपको फोकस रखना है। निफ्टी मेटल्स, क्यों? अप्रैल के महीने से जो रेसिप्रोकल टैरिफ हैं यूएस की तरफ से वो इंडिया के ऊपर लगेंगे, वहाँ हम लोगों को थोड़ा सा मेटल के अंदर और फॉल देखने को हो सकता है कि मिले। प्लस इंटरनेशनल मार्केट से ही हम लोग को कुछ और भी खबरें आ रही हैं जहाँ पर कुछ बड़े इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि रिटेल निवेशकों को अभी मार्केट से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। हालांकि वैल्यूएशन आपको मार्केट के अंदर अच्छा मिल रहा है इस समय, बहुत सारी कंपनियां बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही हैं, पर अभी मार्केट के अंदर सर्टेनिटी नहीं है और इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है मार्केट में। ओके, सो ये था एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन हमारी नहीं है, पर पढ़ना, एनालाइज करना और अपने आप को भविष्य के लिए तैयार करना, ये वो काम है जो हम लोगों को मार्केट के अंदर करते रहना चाहिए। बहुत सिंपल एनालिसिस होता है, बहुत सिंपल डिस्कशन होता है, और ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके जो हमारा पर्टिकुलर कोर्स है इसको फॉलो करिएगा। इसमें सिंपल टेम्पलेट बेस्ड लर्निंग है, बिल्कुल कोई बहुत जार्गन्स नहीं है, एकदम आसान भाषा में, और आप इसी तरीके से किसी भी कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। बहुत कठिन नहीं होता है एनालिसिस करना और ये जानना कि कोई कंपनी वैल्यूएशन वाइज कैसी है, ग्रोथ वाइज कैसी है और लिक्विडिटी वाइज कैसी है। ओके, सो आपके फीडबैक्स का इंतजार रहेगा। लाइव सेशंस अभी हम लोग थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज लाइव सेशन में कुछ करने लायक नहीं है। आप कंपनीज़ के बारे में पूछते हैं कि खरीदना बेचना, वो सब है नहीं अभी इस समय मार्केट में, ठीक है। इस समय मार्केट में ज़्यादातर पार्ट है पढ़ना, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं मार्केट में वो काम करिए और फ्यूचर के लिए अपने पोर्टफोलियोज़ को रेडी करके रखिए, अपनी बाइंग लिस्ट तैयार करके रखिए। ओके, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। फर्स्ट टाइमर है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।